बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जी फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए जो है वो फिज़िकली देखने में किस तरह का नज़र आता। तो इसमें सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन थी वो दो साइंटिस्ट थे, मोराइस विल्कन और रोजालिंड फ्रैंकलिन। इन दोनों ने एक्सरेज़ को यूज़ किया और डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर उसकी बम्बारमेंट की। तो इन्हें जो एक्सरे फिल्म के ऊपर जो स्ट्रक्चर नज़र आया, उससे उन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला कि डीएनए जो है ये 3D मॉलिक्यूल है। 3D यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट करता है, ये प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत छोटा मॉलिक्यूल जिसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इतनी छोटी चीज़ है लेकिन फिर भी वो स्पेस में एग्जिस्ट करती है, 3 डायमेंशनल है। इसके बाद दो और साइंटिस्ट आए। दोनों साइंटिस्ट जो थे, एक का नाम था जेम्स डी वैटसन और दूसरा था फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों ने पिछले जितने साइंटिस्ट थे उनका काम इकट्ठा किया और ख़ुद अपना कुछ कंट्रीब्यूट किया, और इन्होंने एक मॉडल दे दिया कि डीएनए देखने में कैसा नज़र आता है। इस मॉडल को हम लोग कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, या इसका दूसरा नाम है वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब ये इसके अकॉर्डिंगली डीएनए जो है वो कैसा नज़र आता है, ये हम एक एक पॉइंट अलग-अलग समझेंगे। आप लोगों ने कंसंट्रेट करना। डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए जो है वो दो धागों से मिलके बना हुआ है और दोनों धागे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हुए हैं। अगर आप ये स्ट्रक्चर में देखें तो हमें यहाँ पे दो धागे नज़र आ रहे हैं और दोनों धागे किससे मिलके बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड से। बोथ स्ट्रैंड्स रैप अराउंड ईच अदर इन अ हेलिकल पैटर्न। दोनों धागे सीधे नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के गिर्द लिपटे हुए हैं, ऐसे जैसे स्प्रिंग की स्ट्रक्चर होती है। तो ये देखें आप, दोनों धागे एक दूसरे के गिर्द लिपटे हुए हैं और अगर इसको देखा जाए तो ये एक स्प्रिंग लाइक शेप जो है वो बना रहे हैं। तो इसे स्प्रिंग लाइक शेप को कहते हैं हेलिकल पैटर्न। अब तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जी बोथ स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के उल्ट होते हैं। अब इस बात को समझ लेते हैं कि दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे से उल्ट कैसे होते हैं। आप देखें, एक स्ट्रैंड जो है उसमें ये राइबोज शुगर, यहाँ पे होगा जी नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 5 पे होगा फॉस्फेट ग्रुप। कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4 और ये कार्बन नंबर 5। इसी तरह इसी स्ट्रैंड का अगला न्यूक्लियोटाइड बनाएं तो वो हमें इस तरह मिलेगा, नाइट्रोजनस बेस, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और कार्बन नंबर 5। अब देखा जाए तो ये जो धागा है, इसमें ये जो स्ट्रेट हमें ये न्यूक्लियोटाइड्स मिलके हमें ये जो स्ट्रेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक धागा बना के देंगे, उसमें एक टर्मिनल पे राइबोज की कार्बन नंबर 5 है और दूसरे टर्मिनल पे आखिरी जो है वो राइबोज की कार्बन नंबर 3 है। तो हम बोलेंगे कि ये जो स्ट्रैंड है ये है 5 प्राइम डायरेक्शन टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन हमने कहाँ से ली, ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल कार्बन ऑफ राइबोज शुगर। इसी तरह ये जो दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल में, दोनों एक दूसरे के गिर्द रैप करते हैं। ये बिल्कुल उल्ट होंगे, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये कार्बन नंबर 5। इसी तरह इसका दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाएं तो उसकी राइबोज इस तरह होगी, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5। 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसी तरह कार्बन 1, 2, 3,
4 और ये कार्बन 5। कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस, यहाँ भी कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट ग्रुप, यहाँ भी कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट ग्रुप। इस धागे को देखा जाए, देखें इसमें जो राइबोज शुगर है वो बिल्कुल उल्टी बनी है, और इसका ऊपर वाला टर्मिनल जो है वो 3 प्राइम है, यानी ऊपर कार्बन नंबर 3 आ रही है, और आखिरी न्यूक्लियोटाइड जो है उसकी सबसे नीचे कार्बन नंबर 5 आ रही है। तो हम बोलेंगे ये जो धागा है, ये जो पॉली न्यूक्लियोटाइड है, ये है 3 प्राइम डायरेक्शन से 5 प्राइम डायरेक्शन में, 3 प्राइम डायरेक्शन से 5 प्राइम डायरेक्शन। तो दोनों धागे जो हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक होता है 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन में, और एक होता है 3 प्राइम डायरेक्शन से 5 प्राइम डायरेक्शन में। तो इस वजह से ये हमने पॉइंट यहाँ डिस्कस किया कि बोथ स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं, एडेनिन जो है वो किसके अपोजिट है? थायमीन के। एरविन चार का आपने बताया था, वो पॉइंट इन्होंने यहाँ ऐड किया। और गवानीन जो है उसके अपोजिट हमेशा क्या होती है? साइटोसिन। इस बात को समझते हैं। ये देखें, ये जो स्ट्रैंड अगर इसमें यहाँ एडेनिन आ रही है तो दूसरे स्ट्रैंड में इसके अपोजिट हमेशा क्या होगी? थायमीन। और अगर इस स्ट्रैंड में यहाँ गवानीन आ रही है तो इसके अपोजिट हमेशा क्या होगी? साइटोसिन। अब एडेनिन और थायमीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और गवानीन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं एक पॉली न्यूक्लियोटाइड में, उनका दरमियानी फासला होता है 3.4 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻10 मीटर। अब ये देखें, यहाँ पे ये देखें, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, तो इनके दरमियान ये जो फासला है वो कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रम। इसे हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की लेंथ भी कह सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, तो ये आप इसे डिस्टेंस ही याद रखें, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स। दो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका दरमियानी फासला इतना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1 हेलिक्स कंटेन 10 बेस पेयर। हेलिक्स का मतलब है जी एक स्प्रिंग का एक पोर्शन। जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसका अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक जो पोर्शन है, इसमें इधर भी 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इधर भी 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो इन्हें बोलेंगे 10 बेस पेयर्स, क्योंकि दो दो हो गए हैं तो बेस पेयर्स। तो एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स होते हैं, 10 बीपेज यानी 10 बेस पेयर्स होते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड एक तरफ है, 10 न्यूक्लियोटाइड एक तरफ है। अब ये जो हमने दो न्यूक्लियोटाइड्स का फासला निकाला था, इसी से ही हम एक पूरे हेलिक्स की लेंथ निकाल लेते हैं। अब हम 10 बेस पेयर, अगर हम 10 न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो लेंथ बनती है एक हेलिक्स की वो होती है जी 34 एंगस्ट्रम, यानी 34⁻⁻10 मीटर्स ये लेंथ होती है दो न्यूक्लियो। अगर डीएनए का मॉलिक्यूल को एक साइड से देखा जाए तो इसमें इसका जो टोटल डायामीटर होता है ये बिल्कुल गोल मॉलिक्यूल होता है, और स्प्रिंग शेप में होता है, तो बिल्कुल गोल मॉलिक्यूल होता है। तो एक साइड से देखें तो इसका कांस्टेंट डायामीटर जो है वो कितना होता है? 2 नैनोमीटर्स। कितना होता है जी? 2 नैनोमीटर्स होता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसकी और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ यही पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं, लिहाजा मैंने भी आपके साथ सिर्फ यही पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। इसी तरह ये जो मॉलिक्यूल होता है इसमें बेसिक रोल प्ले कर रही होती हैं नाइट्रोजनस बेसिस। वो कोडिंग एंटिटीज़ हैं जिनका कोड आगे चलता है। तो जो फास्फेट ग्रुप और जो राइबोज शुगर होती है वो बेसिकली वो नाइट्रोजनस बेसिस को सपोर्ट दे रही होती हैं। इस वजह से अगर नाइट्रोजनस बेसिस को निकाल दिया जाए तो बाकी पोर्शन जो है ना डीएनए को, उसे कहते हैं फास्फेट शुगर बैकबोन, क्योंकि वो कोडिंग नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं उनको क्या कर रही होती हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर।
और आपने इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह RNA।